हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 19। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे है। और हम लोग रोज़ाना 60 MCQ देखते हैं, जिसमें 50 जो होता है आपका लुसेंट से होता है और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है। आई होप कि ये सब चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने लुसेंट को कितने अच्छे से पढ़ रखा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसका सही आंसर क्या है। जंग से बचाने के लिए लौह एवं इस्पात पर कलई करने वाले किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो कलई करने के लिए हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जस्ता यानी जिंक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जान लीजिए कि आज का चैलेंज आपका कितना है। जनरल कैटेगरीज के लिए 51 मार्क्स, BC 49, SC कैटेगरीज 45, ST के लिए 47 और EWS कैटेगरीज 48 मार्क्स आपको स्कोर करना है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको पता होगी, जैसे कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी, रेलवे की स्टार्टिंग इन्हीं के समय में हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। क्लियर। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो आपको पता होगा क्या है? तो जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कह सकते हैं, यानी कि राज्य हड़प नीति, ये इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? स्वायत्त राज्य का संस्थापक अवध के बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है शहादत खां, जिनको हम कह सकते हैं बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शहादत खां, बुरहान उल मुल्क, इन्होंने 1722 में अवध की स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की और उसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? वो कौन थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शाह आलम द्वितीय। फोर्थ क्वेश्चन ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव के बाद कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक जो कंपनी के राज्य को, यानी कि जो द्वैत शासन का काल था, हम कह सकते हैं, कल की वीडियो में आपको बताया था कि द्वैत शासन 1765 से 1772 तक को कहते हैं, और इसको डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। किस इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी? KM पणिकर। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या फिर इसको कह सकते हैं रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे से संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स की फेंस, जो रिंग फेंस की नीति थी, वो क्या थी? इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर के कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था, और इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग्स के साथ संबंधित है रिंग फेंस की नीति। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसको निलंबित किया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हो गई थी, और ये घटना कब घटी थी आपको पता होगा? 1922 में। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। कब हुई थी? तो आपको पता है कि हाल ही में, यानी कि 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी 2021 को इसका जो हुआ 100 साल पूरा हो गया। ठीक है, 100 साल पूरा हो गया। तो ध्यान रखेंगे 1922 में हुआ था 4 फरवरी को, ये घटना आपको पता होगा। और इसी कारण से गांधी जी ने जो कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी।
1935 का अधिनियम, सी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। तो किसके सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर यह किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 2 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। साथ ही साथ सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए थे और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया था। ये सभी 1935 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज जो की गई थी किसके द्वारा? तो बार्थोलोम्यूज डियास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? तो ध्यान रखेंगे, जब पहले आप तो ये याद रखिएगा कि लोकटक जो झील है वो कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? गुलाम वंश का जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान दिया करते थे और इनकी उदारता के कारण इनको लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। और आपको पता है कि ये इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1210 में। 1206 में इन्होंने गुलाम वंश या फिर कह सकते हैं कि मामलुक वंश की स्थापना की और उसके बाद 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय, ठीक है। और इनका अगर हम बात करें कि मकबरा कहाँ है तो वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, जल्दी से। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का जो संस्थापक या फिर पहला सुल्तान की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का जो कह सकते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में इन्हीं के समय में हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने किसके समय में जो कि आक्रमण किया था, और वो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कल्लर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हिंदू शाही राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? उबधांडपुर, ठीक है, उबधांडपुर याद रखिएगा। और साथ ही साथ राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया, ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं यार, कि गीत गोविंद के रचयिता बताइए कि कौन थे। और कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जयदेव, ठीक है, जयदेव। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में, ठीक है, असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? और वो कौन है? तो शंकरदेव। ऑप्शन ए सही होगा, शंकरदेव। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था अकबरनामा जो वो अबुल फजल के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिवाजी महाराज। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दास बोध के रचनाकार है? दास बोध के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दास बोध के रचनाकार कह सकते हैं रामदास। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, रामदास। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि दास बोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री सामर्थ रामदास ने की थी और इस ग्रंथ का महाराष्ट्र में बहुत अधिक सम्मान होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हिंदी भाषा जानने वाले जिस तरह से रामचरितमानस को जितने आदर की दृष्टि से देखते हैं, उतनी ही आदर की दृष्टि से मराठी भाषा को जानने वाले जो लोग होते हैं वो दास बोध को देखते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है और इसे आमतौर पर बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बारापानी झील कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के महान्यायवादी भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी और एक राज्य का राज्यपाल भी, यानी कि उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत, तो 123 आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, अगर अधिनियम पूछ ले कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिनियम दिया गया था वो 1935 के तहत दिया गया था, जबकि राज्यपाल को अगर हम बात करें तो राज्यपाल को 1861 के तहत दिया गया था अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक नीचे छोटा सा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए कि जल्दी से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 है, उसी तरह से राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, कमेंट करिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो सल्तनत काल में सबसे पहले इक्तादारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा 1226 में प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ होता है कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में, ठीक है, तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों और राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन में रुपए पैसों की जगह भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रथा का अंत जो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया तथा फिर से राज्य कर्मचारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान फिर से शुरू किया। तो आपको पता है कि नगद भुगतान देने की प्रथा जो स्टार्ट की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी इक्ता प्रथा को समाप्त करके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पॉइंट्स बन जाता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न ये कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक जी का जो धर्म उपदेश है, सिखों के प्रथम गुरु या फिर कह सकते हैं कि सिखों के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक। तो मानव बंधुत्व का नारा इन्होंने दिया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी ने खुद को अनहलक घोषित किया था जिस कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अनहलक घोषित किया गया था और जिस कारण से इनको फांसी पर लटका गया था, और वो कौन थे, तो मंसूर अल हजाज। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, मंसूर अल हजाज। अगला प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। यानी सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो सबसे पहले जो विरोध किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाबर ने तुर्की भाषा में तुज़क-ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है कि बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में तुज़क-ए बाबरी। ठीक है, जहांगीर ने फारसी भाषा में तुज़क-ए जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये पॉइंट्स भी सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन सा कथन असत्य था, तो इनमें से कोई भी नहीं असत्य, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन लूसेंट में नहीं दिया गया था, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया था इधर उधर छेड़छाड़ करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो ये हत्या की गई थी औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, औरंगजेब। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया। फरवरी 1689 में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और 11 मार्च 1689 को कोंडेगांव में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था।
तो ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अगर क्वेश्चंस लागू पूछता तो वहाँ पे हम 26 जनवरी 1950 को टिक करते हैं, लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कथन ए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण आर में कह रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तो अब बताइए कि यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाता है कि ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, यानी भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और इसका सही अर्थ यहाँ पे निकल जाता है कि अर्ध संघात्मक का मतलब ये हुआ कि न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। और ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये बात किसने कही थी, तो केसी वेयर ने कही थी, केसी वेयर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जो दी गई है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1955, ठीक है, 1955। और आपको पता है कि हाल ही में नागरिकता संशोधन जो बिल पास हुआ था उसमें काफ़ी चर्चा भी रहा था 2019 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाग 9 के ए, ठीक है, भाग 9 के ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा क्या होगा, भाग 4, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन की बात आर्टिकल 40 में की गई है, और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आता है, जहां से लेकर के देखें तो 36 से 51 तक इसका आर्टिकल संबंधित है। तो कह सकते हैं कि 40 इसके अंतर्गत आता है, इसलिए हम भाग 4 को टिक करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति समान बनी रहती है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण हम कह सकते हैं कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम जो वो किसने बनाया था, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एडवर्ड टेलर, ध्यान रखेंगे एडवर्ड टेलर। जबकि अगर हम बात करें कि परमाणु बम किसने बनाया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परमाणु बम को इन्होंने रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था। और पृष्ठपात्र की बात करें तो वार्न वन ब्राउन यहाँ पे कर सकते थे। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कुल कौन सा है, बताइए कि सबसे बड़ा जो कुल है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा कुल के अंतर्गत हम बात करें तो कंपोजिटी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपोजिटी या फिर एस्टेरिसिए फूल वाले पौधों का एक कुल है। इस कुल को हिंदी में हम कहते हैं संग्रथित, ठीक है, संग्रथित कुल कह सकते हैं। और इस कुल में अन्य कुलों की अपेक्षा अधिक पौधे हैं और ये विश्वव्यापी भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बारबैटा मेलिंगटॉक, ठीक है, बारबैरा मेलिंगटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, इस वजह से ये काफ़ी फेमस भी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। मेलिंगटॉक जो थे वो मक्का पौधे पर कार्य करने के लिए फेमस थे। चलिए मैं आपके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि बारबरा मेलिंगटॉक एक अमेरिकी वैज्ञानिक और हम कह सकते हैं साइटोजेनेटिक्स्ट थी, जिन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनको दिया गया था। मेलिंगटॉक ने क्रोमोसोम का अध्ययन किया और मक्का में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मक्का में प्रजनन के दौरान वे कैसे बदलते हैं
उन्होंने जो कि मक्का के गुणसूत्रों को देखने के लिए तकनीक भी विकसित की और कई मौलिक अनुवांशिक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण का भी प्रयोग किया था। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये बनता है कि धान का खैरा रोग या फिर लघुपत रोग किस तत्व का कमी के कारण होता है। धान का जो खैरा रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे, तत्वों में कमी होने वाले जो रोग होते हैं, यानी कि किस तत्व के कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है, मैं आपको अच्छे तरीके से याद करा चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट के जाकर के पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है जस्ता। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जस्ता। अगला क्वेश्चन की पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में जो फ्लोएम होते हैं वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं? मुख्यतः आहार वहन के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आहार वहन के लिए। जबकि जाइलम की बात करें तो जल वहन के लिए होता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से उत्तक का उदाहरण है। निम्न में से कौन यहाँ पे जो कि उत्तक का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, रक्त जो होता है एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि रक्त कौन सा उत्तक है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ध्यान रखेंगे, संयोजी उत्तक है। छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेवेरेसियन तंत्र पाया जाता है। हेवर्सियन जो तंत्र है वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? हेवेरेसियन जो तंत्र है स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ऑप्शन ए को, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुका हूं। अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है, आपातकाल के अंतर्गत। ठीक है ना। और ये जो होता है राज्य में लागू किया जाता है राज्यपाल के परामर्श से। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था का मतलब ये हुआ कि संविधान में उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है कि नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष, नीति आयोग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। नीति आयोग आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 में ये स्थान आया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया था, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष कौन है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के बारे में जितनी चीज़ें आप बता सकते हैं जल्दी से, आप बहुत अच्छी बात होगी। जैसे फुल फॉर्म हो गया, और स्थापना तो मैंने आपको बता ही दिया, अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया। सीईओ भी बता दीजिएगा, सीईओ कौन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो योजना आयोग 1950 में 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था, और इसी के स्थान पर मैंने आपको बताया कि नीति आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंद्रा ने कहा था। बी को टिक करेंगे, अशोक चंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो नरसिम्हन समिति ने अपने सुझाव दिया था किस क्षेत्र में? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ऑप्शन सी का ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? और ये पुस्तक बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। लूसेंट से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो बताइए हाल ही में जारी किए गए फीफा रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे प्रथम स्थान पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि भारत की रैंकिंग कितनी है? 108। भारत की रैंकिंग 108 है, और प्रथम स्थान बेल्जियम को मिला है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन की ऑल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है, यह किस राज्य में स्थित है? तिनसुकिया जो है किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, किस राज्य में? तो तिनसुकिया असम में है स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया गया फिनलैंड के साथ। ठीक है। फिनलैंड से दो चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे पहला जो कि इसकी राजधानी क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि
फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की। ठीक है, हेलेंस्की, या फिर पूछा सकता है कि हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक प्रधानमंत्री बनी थी जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी, ध्यान रखिएगा, सना मारिन। ठीक है, सना मारिन कह सकते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ जो है उसी का ये भी बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को ही होता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने नवंबर 2020 में आर्कटिक में एक जिरोस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? जिरोस्कॉन सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये रूस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सुर सरोवर झील, जिसे कीटम भी कहते हैं, को रामसर साइट में जोड़ा गया? रामसर साइट का दर्जा हाल ही में दिया गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सुर सरोवर झील है ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में अगर हम बात करें कि भारत से कितने रामसर साइट जोड़े जा चुके हैं, तो टोटल 42, ठीक है, 42। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सुर सरोवर पक्षी विहार रामसर साइट घोषित किया गया। दुनिया भर में 30,000 से ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रवासी पक्षियों को हर वर्ष लुभाने वाला यह पक्षी विहार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब रामसर साइट में इसको जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोंगो सागर भारत और किन दो देशों के बीच होती है? भारत और किस देश के बीच होती है बोंगो सागर? तो देखिए बोंगो सागर जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संगठन ने सफलतापूर्वक टॉर्पीडो की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज यानी कि स्मार्ट का परीक्षण किया? तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज। ठीक है, और इसका परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन की प्रियंका राधाकृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई है? काफ़ी चर्चा में भी थी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही आंसर है, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न ये बनता है कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा की शुरुआत की है? पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा की शुरुआत की है, बताइए किस योजना के तहत? तो प्रसाद योजना के तहत। और ध्यान रखिएगा प्रसाद योजना स्टार्ट की गई थी 2014-15 में। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 60 से कितना स्कोर किया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्यूज का क्वेश्चन ये है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? जितना हो सके इसके बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।